नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने गणित की कक्षा आरंभ की थी और उनमें हमने सबसे पहले देखा था 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। दूसरी क्लास हमारी हुई थी एमसीक्यू क्लास, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के जितने भी एमसीक्यू थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज टॉपिक वाइज हमारी क्लास दूसरी है, जिसमें हम गणित की मूलभूत संक्रियाएं और सरलीकरण पढ़ेंगे। तो बिना टाइम जाहिर किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले गणित की मूलभूत संक्रियाएं। गणित की गणित की गणित की मूलभूत संक्रियाएं। मूलभूत संक्रियाएं और वो होती हैं 4: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये चारों क्या है? गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अगर कोई आपका एग्जाम में सवाल आएगा जिसमें संख्याओं को जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा करना होगा, भाग करना होगा, तब तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन होगा क्या, आपके एग्जाम में ऐसा रीड लेवल 1 में डायरेक्ट अप्रोच का सवाल नहीं आता है। सवाल कैसा आएगा कि आपको संख्याओं की एक श्रृंखला दी हुई होगी और उस श्रृंखला के अंदर आपको संख्याओं को जोड़ना भी होगा, घटाना भी होगा, गुणा भी और भाग, ये सारे साथ साथ करने होंगे। तो इन सब को एक साथ करने के लिए, यानी कि संख्याओं की श्रृंखला को हल करने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए बोर्ड मास नियम की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम जो संख्याओं के सरलीकरण में काम आता है। क्या होता है बोर्ड मास नियम? बोर्ड मास नियम में बी का अर्थ, ओ का अर्थ, डी का अर्थ, एम का अर्थ, ए का अर्थ और एस का अर्थ। बी यानी ब्रैकेट कोष्टक। आपको सबसे पहले संख्याओं की श्रृंखला में कोष्टक दिखे तो उस कोष्टक को सरल करना होगा। दूसरा है ओ यानी कि ऑर्डर, कोटि। कहीं भी आपको संख्याओं की कुछ घात दिखे या कहीं का शब्द नजर आए, का मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले उसे सरल करना होगा। सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक के बाद ऑर्डर, कोटि, संख्याओं की घात दी होगी उसे हल करना, या फिर का शब्द आए तो का मतलब होता है गुणा, उसे सरल करना होगा। अगला हमारा आता है डिवीजन यानी कि भाग। जैसे ही आपने ऑर्डर सॉल्व कर दिया फिर आपको देना होगा भाग। भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, फिर आपको करना है एडिशन यानी कि योग, और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इस क्रम में आपको संख्या की श्रृंखलाओं को हल करना होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, संख्याओं की श्रृंखलाओं को हल करना होगा। श्रृंखलाएं कैसी? देखो, संख्याओं की श्रृंखलाएं, संख्याओं की श्रृंखलाएं। देखो, श्रृंखलाएं ऐसी होगी, जैसे देखो मैं आपको कहूं 8 भाग 4 गुणा 2 प्लस 7 और माइनस 3। इसे आपको क्या करना है? सरल करना है। ये एक संख्या की श्रृंखला है और इसमें आप देखोगे तो भाग भी आया है, गुणा भी आया है, जोड़ भी आया है और घटाव भी आया है। तो इसको हल करने के लिए हम लगाएंगे इसमें बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम क्या कहता है? बोर्ड मास नियम कि सबसे पहले कोष्टक को सरल करो। इस संख्या की श्रृंखला में आपको कहीं कोष्टक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो छोड़ो, कोष्टक वाली बात तो हो गई। फिर आता है ऑप। कहीं आपको किसी संख्या की घात दिख रही है या कहीं का शब्द नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ऑर्डर भी नहीं है इसमें। तो अगला है डिवीजन। तो डिवीजन है इसमें, तो सबसे पहले आपको किसको सरल करना होगा? डिवीजन को। तो करो, 8 में भाग देना है 4 का, कितनी बार गया? 2 बार। तो 2 गुणा, फिर पीछे का एज इट इज, 2 प्लस 7 माइनस 3। तो हमने भाग तो दे दिया। अब भाग के बाद कौन सी संक्रिया हल करनी है? गुणन की। तो इस श्रृंखला में गुणन नजर आ रहा है आपको? ये रहा। तो करो गुणन को सरल। 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4 प्लस 7 माइनस 3, पीछे वाले अंक एज इट इज। अब गुणन के बाद हल करना होता है एडिशन को, यानी कि जोड़ो। तो आपको जोड़ नजर आ रही है तो जोड़ दो इसे।
साथ में 4 जोड़े 11 माइनस 3, जोड़ के बाद करना है आपको घटाओ। तो 11 में से आप 3 को घटाओगे तो पीछे आंसर बचेगा 8। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं की श्रृंखलाओं को हल करना है, और हल करने के लिए आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? बोर्ड मास नियम की। देखो जैसे प्रश्न है इसमें, ये रहा, देखो प्रश्न दिया है 25 प्लस 12 गुणा 33 माइनस 25 भाग देना है इसमें 5 का। तो लगाओ हमारा बोर्ड मास नियम। क्या कहता है बोर्ड मास नियम? कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब इसमें ब्रैकेट है ही नहीं तो कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो ब्रैकेट को छोड़ो। फिर कहीं आपको का शब्द नजर आ रहा है या फिर किस संख्या की घात नजर आ रही है? नहीं, किसी संख्या की घात नहीं है और ना इसमें का शब्द है। उसके बाद में हमको हल करना होता है डिवीजन को। तो हाँ डिवीजन है, कहाँ है डिवीजन? ये रहा, करो इसे सरल। ये अंक एज इट इज और जो भाग देना है जहां वहां दो। तो फिर 25 में भाग दिया आपने 5 का, कितनी बार गया? 5 बार। डिवीजन के बाद हम करते हैं गुणन को। तो इसमें है ये रहा गुणन, तो करो गुणन को हल। 25 प्लस 12 गुणा 33 36 और 36 और 3 कितने हो गए? 39 माइनस 5। उसके बाद हम हल करते हैं किसको? योग को। तो योग दिख रहा है आपको, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ो इन्हें। इनको जोड़ोगे तो ये हो गए 421 माइनस 5। अब 421 माइनस 5 जोड़ कर दिया, अब करना है किसे? घटाव को। तो 421 में से 5 को घटाओ तो पीछे बचेंगे 416, और जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ यह है 8 प्लस 8 का 8 भाग 8 माइनस 34 का मान होगा। तो देखो लगाओ इसमें बोर्ड मास नियम। क्या कहीं आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है समझो। उसके बाद देखो ऑर्डर या ऑफ, आप कहोगे हाँ ऑफ का शब्द मुझे नजर आ रहा है। तो का मैंने आपको वहां लिखा था, का मतलब होता है गणित में गुणन। तो इसे सरल करो, 8 प्लस 8 गुणा 8 भाग 8 माइनस 34। ये तो हमने का को किस में लिखा है? गुणन में लिखा है। और सॉल्व सबसे पहले हमें इसे ही करना है फिर। तो 8 प्लस 66 भाग 8 माइनस 34, 8 गुणा 8 66 और उसमें भाग देना है 8 माइनस 34। ये तो हमारा सॉल्व हुआ कौन? ऑफ। फिर हम करते हैं सॉल्व किसको? भाग को, डिवीजन को। तो भाग नजर आ रहा है आपको, तो करो इसको सॉल्व। 8 प्लस 66 में 8 का भाग दिया 8 बार माइनस 34। उसके बाद हल करना होता है गुणन को। अब इसमें गुणन हो ही नहीं रहा है तो गुणन छोड़ो। उसके बाद देखो योग, तो यहाँ योग हो रहा है तो जोड़ो इनको। 8 और 8 16 माइनस 34, 16 में से माइनस 34 घटेंगे तो पीछे आंसर रहेगा माइनस का 18, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट, व्यंजक को सरल कीजिए। ये आपके पास में एक ऐसी श्रृंखला है 18 माइनस कोष्टक 16 माइनस मंजिला कोष्टक 4 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 3 मंजिला कोष्टक बंद कोष्टक बंद। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है? कोष्टक को सरल करने का भी ये, सबसे पहले ये कोष्टक हल होगा, उसके बाद में ये वाला और उसके बाद में ये वाला, इस क्रम में कोष्टक को सरल किया जाएगा। तो बोर्ड मास नियम में सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, और कोष्टक को हल किस प्रकार किया जाएगा? इस प्रकार से हल किया जाएगा। तो सबसे छोटा कोष्टक ये है, तो सबसे पहले हम इसे सरल करेंगे। तो 18 माइनस कोष्टक माइनस मंजिला कोष्टक 4 माइनस। अब आप क्या करो, इसे हल करना है, और इसमें भी हमको क्या लगाना है? बोर्ड मास नियम लगाना है। तो बोर्ड मास नियम इसमें ना तो कहाँ है भाई, ना तो कहीं और ब्रैकेट है छोटा, और ना इसमें ऑप का कोई रोल है, और ना इसमें भाग है, और ना इसमें गुणा है, ना इसमें जोड़ है। जोड़ सीधी किस है? सीधा क्या है? घटाव है। तो घटाओ, 8 में से घटाना है 6 और 3 9, 6 और 3 9। तो 18 माइनस कोष्टक 16 माइनस 4 माइनस। अब आप देखोगे 8 में से 9 को घटाना है तो पीछे कितना बचेगा? देखो ये घटाव इस प्रकार होगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना 8 में से 9 कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले आप ये ऐसे करो, इन दोनों का अंतर ले लो। जब विपरीत चिन्ह होते हैं ना तो हम उसका क्या ज्ञात करते हैं? अंतर। तो अंतर देखो 8 और 9 में किसका अंतर है? 1 का अंतर है, तो उत्तर तो 1 आएगा। अब किसका आएगा? जो बड़ा है वो वाला चिन्ह लगा दो। अब बड़ा कौन है? 8 है या 9? 9, तो 9 के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा?
माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब आगे देखो 18 माइनस 16 भाग -4। और अब देखो अब यहाँ क्या होगा कि माइनस का गुणा होगा, ये कोष्टक लगाना इसका मतलब गुणन है, माइनस का गुणा होगा माइनस के साथ। आपको संक्रिया का गुणन आता है, गणित में क्या होता है अगर कोई माइनस की संख्या है और उसका गुणन हम माइनस के साथ करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस। अगर कोई प्लस की संख्या है उसका गुणा हम प्लस के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। माइनस की संख्या का गुणा प्लस के साथ करवाएंगे तो भी माइनस, और प्लस की संख्या का गुणा माइनस के साथ करवाएंगे तो भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो रहा है माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +1। फिर हमने ये कोष्टक सरल कर दिया, इसके बाद करना है मंजिला कोष्टक सरल। 18 माइनस कोष्टक 16 माइनस, अब इसमें देखो कोई दूसरी संख्या है ही नहीं, संक्रिया है ही नहीं, कौन सी संक्रिया है योग वाली, तो कर दो योग, 4 और 1 5, ये हो गई सरल। अगला हमारा 18 माइनस, अब इस कोष्टक को हल करो, इसमें एक ही संक्रिया है वो है घटाओ तो घटा दो, तो 16 में से गए 5, पीछे बचे 11। अब 18 में से आपको घटाना है किसको 11 को, तो पीछे आंसर आ जाएगा आपका 7, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, 7 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकता है भाई ऑप्शन मिस्टेक हो और इसका आंसर कौन सा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला अगली श्रृंखला हमारे पास में 20 + 20 × 20 भाग 20 + 20, इसे सरल करना हमें। तो सबसे पहले लगाओ इसमें बोर्ड मास नियम, कहीं ब्रैकेट है नहीं है, ना ही कहीं पे क्या है ऑफ ऑर्डर है या ऑफ ऐसा कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर हम उसके बाद किसको हल करते हैं डिवीजन को, तो आपको डिवीजन नजर आ रहा है तो करो इसको सरल। तो 20 + 20 × 20 में 20 का भाग एक बार प्लस 20 20 प्लस, अब हम क्या करेंगे डिवीजन कर लिया, डिवीजन के बाद हल करते हैं गुणन को, तो गुणन नजर आ रहा है 20 को 1 से गुणा कराएंगे तो 20 + 20। फिर हमारा है एडिशन यानी कि योग, जोड़ो इन सबको, जोड़ो कितना आंसर आएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में संख्याओं की श्रृंखलाएं दी गई होगी और उन्हें आपको बोर्ड मास नियम लगाते हुए सरल करना होगा। अगला हमारा आता है इसी सरलीकरण का एक भाग है घातांक, सरलीकरण का भाग है घातांक। क्या होता है घातांक कि अगर दो संख्या है, मतलब एक कोई संख्या है जो अधिक बार आपने से उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करवाए गुणन करवाए, तो इसे आप क्या करोगे कि जितनी बार गुणन कराए वो उस संख्या की घात बना दोगे। तो 4 बार करवाए गुणन तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 4। तो इसमें ये तो होता है आधार, और जो आपने ऊपर संख्या लिखी है वो होती है उसकी घात, वो होती है उसकी घात। अब घातांक में भी क्या है, घातांक के अलग अलग नियम है, घातांक के नियम, घातांक के नियम। अब घातांक के नियम में पहला नियम है अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है 1 होता है। कोई भी संख्या उठा लो आप, जैसे कोई संख्या 1 है उसकी घात 0 है तो भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कोई संख्या 2 है उसकी घात 0 है तो भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 10 की घात 0 है तो भी आंसर 1, 1000 की घात 0 है, 10,000 की घात 0 है, लाख की घात 0, सबका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। दूसरा है घातांक का नियम कि अगर दो संख्या गुणा में है, अगर संख्या गुणा में है और उनका आधार क्या है समान है और घातें अलग अलग है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, a की घात m + n, मतलब गुणन में समान आधार की संख्याओं की घातें जुड़ती है। जैसे मैं आपको कहूं जैसे 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, आप यहाँ देखोगे कि इन सभी संख्याओं का आधार समान है जो कि कितना है 2 है, तो ये तो आधार समान है, आधार कितना है 2 है। अब देखो आप क्या सारी की सारी संख्या गुणा में, हाँ है गुणा में, तो जब समान आधार की संख्या गुणा में होती है तो उनकी घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ दो 2 की घात 2 + 3 + 4 यानी कि 2 की घात 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला घातांक का नियम देखो, जब संख्या किस में होती है भाग में होती है और उनका आधार समान होता है तो क्या हो जाएगी घातें घट जाएगी।
ए की घात m बट्टा ए की घात n। आप देखोगे ये आधार समान है और दोनों किस में भाग में है, तो घातें घटती हैं, तो घातें घटती हैं, यानी कि ए की घात m माइनस n। जैसे देखो आप, जैसे यहाँ दिया है 3 की घात 5 बट्टा 3 की घात 3। दोनों संख्या किसमें, दोनों की संख्या देखिए, संख्या किसमें भाग में है, और देखो संख्या का आधार क्या है, समान है। तो जिस टाइम संख्या का आधार समान होता है और किसमें होती है, भाग में, तो घातें घटती हैं। तो 5 माइनस 3 यानी कि 3 की घात 2। इस प्रकार से ये सारे घातांक के नियम है। आगे देखो, अगला घातांक का नियम आता है, अगर कोई संख्या है उसकी घात है m और एक कोई संख्या और है दूसरी और उसकी घात भी m है, तो हम उसे उस पूरे की घात m बना सकते हैं। जैसे देखो, जैसे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात भी क्या है, 3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इस पूरे की घात 3। और ये की ये बात होती है भाग में भी, जैसे कोई संख्या a की घात m और b की घात m है, तो हम इसे a b की घात m के रूप में लिख सकते हैं। देखो जैसे 5 की घात है 3 और 7 की घात है 3, तो हम इसे 5 बट्टा 7 की होल पावर 3 कर सकते हैं। तो जिस टाइम संख्या गुणा में होती है, दोनों संख्या की घातें समान होती है, तो हम उन दोनों संख्याओं का गुणा करा के उस घात को उसकी होल पावर बना देते हैं। अगला नियम देखो घातांक का। अगला नियम हमारा ये है कि अगर a की पावर m है और इधर कोई संख्या है a की पावर m और इधर कोई संख्या a की पावर 2 है। अगला नियम हमारा a की पावर m बराबर a की पावर 2, तो यहाँ हमको करनी होती है तुलना। यहाँ क्या करनी होती है, तुलना। आप देखोगे आधार a है तो यहाँ भी आधार क्या है, a है। यहाँ घात m है तो यहाँ घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब आधार समान है तो घातें भी समान हुई होगी, तब ये जाके दोनों संख्या आपस में क्या हुई होगी, बराबर हुई होगी। तो यहाँ से m का मान निकल के आता है कितना, 2। अगला देखो, अगर a की घात m है, इधर कोई संख्या है 2, घात को हमें बराबर के उस तरफ भेजना है, तो घात क्या होगी, इस संख्या के 1 बट्टा में चली जाएगी। तो एक m को उधर भेजा तो 2 की घात 1 बट्टा m हो गई। अगला अब हमने इतनी घातें तो पढ़ ली, अब आपको घातांक के नियम तो हमने पढ़ लिए, तो अब हमें संख्याओं की घातें भी याद रखनी होगी। कौन कौन सी, जैसे 2 की घातें सारी आप याद कर लो। 2 की घात 0 मतलब 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 यानी कि 8, 2 की घात 4 यानी कि 16, 2 की घात 5 यानी कि 32, 2 की घात 6 यानी कि 66 और 2 की घात 7 यानी कि 128 और 2 की घात 8 यानी कि 256 और 2 की घात 9 यानी कि 512 और 2 की घात 10 यानी कि 1024। ये तो सारी की सारी किसकी घातें, 2 की घातें। अगला है 3 की घातें। 3 की घात 0 यानी कि 1, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27 और 3 की घात 4 वो होती है आपकी 81 और 3 की घात 5 यानी कि 243। अगला आपको याद रखनी घातें 5 की घात 0 मतलब 1, 5 की घात 1 यानी कि 5, 5 की घात 2 यानी कि 25 और 5 की घात 3 यानी कि 125 और 5 की घात 4 यानी कि 625 और 5 की घात 5 यानी कि 3125। और उसके बाद आपको याद रखनी 7 की घात 0 यानी कि 1, 7 की घात 1 यानी कि 7, 7 की घात 2 यानी कि 49, 7 की घात 3 यानी कि 343 और 7 की घात 4 यानी कि 2401। इस प्रकार से आपको 2, 3, 5 और 7 की घातों को भी याद रखना है, जो आगे आपके सरलीकरण में काम आएगी। देखो घातांक के नियम पर आधारित प्रश्न, ये देखो पहला ही सवाल है हमारा, 2 की घात 5 गुणा 16 की घात कितनी है, -2, -2 भाग 2 की घात -3।
16 की घात -2, ये छोड़ो ना, एक लिख दिया यहाँ पे, ऐसे ही है यहाँ पे, इतना ही पर्सन है ये। 2 की घात 5 दी हुई है, 16 की घात -2 दी हुई है, और भाग है 2 की घात -3। इसे आपको क्या करना है, सरल करना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो 2 की घात 5 का 2 की घात 5, 16 को आप क्या लिख सकते हो, एक और घातांक नियम ऐड करना हुआ है ना, घातांक नियम एक और ऐड करना, क्या है कि एक और, अगर कोई संख्या की घात m है और उसकी घात n है, यानी कि किसी संख्या की घात पे घात है, तब क्या होता है, घातों का आपस में गुणन होता है, a की घात m इंटू n। तो आओ हमारे प्रश्न पे, ये रहा हमारा प्रश्न, आ गया, ये रहा, देखो ये दिया हुआ था। तो अब आप 16 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 16 को 2 की घात 3, 2 की घात 4, और उसकी घात कितनी है -2, भाग देना है 2 की घात -3 का, तो 2 की घात 5 गुणा 2 की घात, यहाँ तो है 4 और यहाँ है -2, और घात पे घात होती है तो घात का क्या होता है, गुणा होता है, तो 2 की घात 4 गुणा -2, और इसमें भाग देना है 2 की घात -3 का, तो आप कहोगे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -8, और इसमें भाग देना है 2 की घात -3 का, तो इसको सरल करो आप कहोगे 2 की घात 5 और 2 की घात -8 आधार समान है और गुणन में है, तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात 5 प्लस 2 -8, भाग देना है 2 की घात -3 का। तो अब मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस, तो 5 -8 और भाग देना है 2 की घात -3 का, तो यहाँ आप सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 की घात -3 और भाग 2 की घात -3, 2 की घात -3 में 2 की घात -3 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आगे आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात -3 भाग देना यानी कि बट्टा 2 की घात -3, समान संख्या कट जाएगी और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ एक ये सवाल है, 5 की घात m, उसमें भाग देना है 5 की घात -3 का, और आंसर आएगा 5 की घात 5, तो आपको बताना है m का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है 5 की घात m, भाग देना है किसका, 5 की घात -3 का, आंसर आएगा 5 की घात 5। अब आधार समान है, भाग में है तो घातें घटेगी, तो 5 की घात m में से घटाना है किसे, -3 को, बराबर 5 की घात 5। अब m में से 3 को हटाना है तो अब यहाँ गुणन होगा, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप कहोगे 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। तो अब आप देखोगे 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5, ये दोनों क्या है, बराबर है, देखो आधार समान है, तो इसका मतलब ये घातें भी क्या रही होगी, समान रही होगी। तो तुलना कर दो आप, तुलना से जो m प्लस 3 है उसका मान क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, तभी ये दोनों आपस में क्या रहे, बराबर रहे, हमेशा ये m का मान, तो 3 इधर प्लस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 3 में से 5 में से 3 घटेगा, आंसर आएगा 2, तो m का मान होगा 2। नेक्स्ट देखो, दिया है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 की घात नहीं दी 125 बट्टा 5 की घात -7, ये प्रश्न ऐसा है भैया ना, 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5, इसे आपको क्या करना है, सरल करना है। तो अगर आपने अभी मैंने जो लिखा है घातांक के नियम और जिन कुछ संख्या की मैंने घाते भी लिखे हैं याद होगी, तो ऐसा प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। 3 की घात 5 -5 का तो कुछ हो नहीं सकता, 3 की घात -5। अब ये जो 10 है, क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 और इसकी घात कितनी है -5 गुणा 125 यानी कि 5 की घात 3 बट्टा 5 की घात -7 गुणा 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 और इस पूरे की घात -6 -5। अब इसको आप आगे एक्सटेंड करो, 2 की घात 3 की घात -5 गुणा, अब ये क्या है, ए बी की घात है -5, इसका मतलब एक ए की घात भी -5 और बी की घात भी -5, यानी 2 की घात भी -5 और 5 की घात भी -5, 2 की घात भी -5 और 5 की घात भी -5 गुणा 5 की घात कितनी है 3 बट्टा नीचे है 5 की घात -7 गुणा,
अब ये ए बी की होल पावर है, तो इसका मतलब ये ए की भी घात है और बी की भी घात है, यानी कि 2 की घात -5 गुणा 3 की घात -5। अब जो समान संख्या है अंश बटा हर में होती है कट जाती है, तो 3 की घात -5 और 3 की घात -5 कैंसिल आउट, 2 की घात -5 और 2 की घात -5 कैंसिल आउट। अब आप ऊपर देखोगे 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3, और इसमें भाग देना है 5 की घात -7 का। ऊपर देखो आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 5 की घात -5 प्लस 3 बट्टा 5 की घात -7। तो अब घातें जुड़ी, -5 प्लस 2। अब मैंने कहा, अब आपको ऐसा लगता है 3 में से 5 तो कैसे जाएगा, तो आप ऐसे सोचो 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 का है, और जो बड़ी संख्या उसके आगे वाला चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो हो गया -2 बट्टा 5 की घात -7। अब अगर कोई यहाँ 5 की घात -7 है, ऊपर आएगी, हर में ऊपर आएगी तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो 5 की घात -2 और ऊपर आया तो 5 की घात हो गई +7। अब दोनों गुणन में तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 की घात -2 प्लस 7 यानी कि 5 की घात 5, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें एक बात और स्पेशल समझने वाली ये थी कि यदि किसी संख्या की घात a बटा ऐसे 1 बटा -m है, तो अगर ये घात ऊपर आएगी तो a की घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। और अगर ऐसा होता कि 1 बटा a की घात m, तो अगर घात को ऊपर लानी होती तो ये किस में बदल जाती, माइनस में बदल जाती। हर से अंश में ला रहे हैं तो उसकी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है 1 बटा 2 की घात -2 प्लस 1 बटा 3 की घात -2 प्लस 1 बटा 4 की घात कितनी है, -2 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये घात 1 की भी है और ये घात 2 की भी है। इसका मतलब ये घात 1 की भी है और एक घात 3 की भी है, 1 की भी है और 4 की भी है। करो आगे सरल। 1 की घात कुछ भी होगी, 1 की घात 0 हो, 1 की घात 1 हो, 1 की घात -1 हो, इन सब का आंसर सदैव क्या होता है, 1 होता है, ऐसा याद रखना। तो 1 की घात माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 2 की घात -2 प्लस 1 3 की घात -2 प्लस 1 4 की घात -2। अब आगे आपको सवाल करना है। अब 2 की घात -2 है अंश में, हर में, इसे लानी हमें अंश में, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो 2 की घात 2, ये ऊपर आएगी तो 3 की घात +2, ये ऊपर आएगा तो 4 की घात +2। अब इसे आप सॉल्व करो, 4 + 9 + 16 यानी कि 29, जो कि आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा सवाल है 256 की घात है 0.1 से गुणा 16 की घात है 0.18, इसे आपको क्या करना है, सरल करना है आगे। तो सबसे पहले बताओ 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है, तो क्या मैं इसे 16 का वर्ग और इसकी घात 0.1 से गुणा 16 की घात दे उड़िए 0.18, इसे हल करना है। तो पहले बताओ ये घात पे घात है, a की घात m की घात n है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 16 की घात 2 गुणा 0.1 से गुणा 16 की घात 0.18। तो अब आप देखोगे इसे गुणन करवाओगे तो 16 की घात हो जाएगी 32 नहीं 0.32, और ये हो जाएगी 16 की घात 0.18। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, और जो कि आधार समान है गुणा में तो घातें जुड़ेगी, तो 16 की घात 0.32 प्लस 0.18, तो ये हो गई 16 की घात 0.50, यानी कि 16 की घात 50/100। भाई इसको आपको सरल करना आता है ना, 0.50 है, दशमलव हटेगा एक तो प्रत्येक संख्या के हर में होता ही है। अब दशमलव के बाद ये शांत दशमलव है, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0, यानी कि 50/100, और इसे आगे आप काट के 1/2 भी कर सकते हो, इसमें 50 का भाग एक बार, इसमें 2 भाग, यानी कि ये हो गया 16 की घात 1/2। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 की घात 2 और उसकी घात 1/2, यानी कि 4 की घात 2, अब घात पे घात है तो घात का हो जाएगा गुणा और ये आपस में कट जाएगी, और 4 की घात 1 यानी कि 4, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने घातांक पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर लिया, घातांक के नियम भी हमने देख लिए
क्या थे घातांक के नियम कि अगर दो संख्याएं गुणा में है और उनका आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, अगर दो समान आधार की संख्या भाग में है तो घातें घटेगी, और घात पे घात होती है तो घात का क्या होता है, गुणा होता है, और किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगला है हमारा विभाज्यता की जांच। अब आपको बताना है कि कोई संख्या आएगी आपके प्रश्न में कि बताओ क्या ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 है, 7 से, तो उनके लिए आपको विभाज्यता की जांच आनी चाहिए। तो 1 का भाग तो प्रत्येक संख्या में जाता ही है, तो 1 का तो कोई रूल है ही नहीं, तो हम सीधा शुरुआत करते हैं हमारा 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्य आपको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 2 से विभाज्य है और इसमें 2 का भाग जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, उस संख्या का इकाई अंक देखना है। यदि उस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे देखो आप, जैसे मैंने लिखा यहाँ 420, इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिखा 788, इसमें आप देखोगे कि 8 है तो इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दूसरा विभाज्यता है 3 से विभाज्य। आपको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या किसी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या के अंकों का योग करना पड़ेगा। अंकों का योग, अगर वो अंकों का योग 3 से विभाज्य, मतलब अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखो आप, जैसे कुछ संख्या लिखी मैंने 27, पता है आपको 27 में 3 का भाग जाता ही है, तो इसको आप अंकों को जोड़ो, आप कहोगे 2 + 7 यानी कि कितने आ गए, 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है, जाता है बराबर, तो 27 में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों का योग करना है, अगर योग में 3 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगला हमारा है 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य, तो संख्या 4 से विभाज्य कब होगी, यदि उनके दाई और इकाई अंकों में 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे देखो, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 2520, आप देखोगे इकाई दाई अंक मतलब कितने इकाई और दाई 20 है, और 20 में किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिखा है 816, तो आप देखोगे इकाई दाई अंक कितने हैं, 16, तो 16 में 4 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अगला देखो 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य, अगर आपको 5 से विभाज्य की जांच करनी है तो उसके लिए आपको उन संख्याओं का इकाई अंक देखना होगा। अगर उन संख्याओं का इकाई अंक है वो 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे देखो आप, जैसे मैंने लिखा कोई संख्या 250, तो देखो इकाई अंक क्या है, 0 है, मैंने लिखा 255, इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इन दोनों संख्याओं में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगली विभाज्यता है हमारी 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य, तो जो जिन संख्याओं में 6 का भाग जाएगा तो उनकी जांच के लिए आपको सबसे पहले 2 की विभाज्यता पता होनी चाहिए और 3 की। 2 की विभाज्यता क्या थी कि ऐसी संख्या जिनका एक अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो उनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और 3 की विभाज्यता की जांच हम कैसे करते हैं कि उनके अंकों को जोड़ते हैं, अगर अंकों में 3 का भाग जाता है तो उसमें 3 का भाग भी जाएगा। और 6 की विभाज्यता की जांच करने के लिए अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। जैसे आपको बताएं, जैसे 48, आप कहोगे इसका एक अंक क्या है, 8 है, तो इस वजह से इसमें 2 का भाग तो जाएगा। और इसके अंकों को जोड़ो, 8 और 4 12, क्या 12 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो इस 48 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 2 का जाता है, 3 का जाता है, तो इस वजह से इसमें किसका भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा। अगली विभाज्यता है हमारी 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य, अब आपको 7 से विभाज्यता की जांच करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई संख्या दी हुई है आपको, संख्या, उस संख्या का इकाई अंक निकालना है और इकाई अंक को गुणा कराना किससे, 2 से, और घटा देना है शेष बचे अंकों से, शेष बचे अंकों से। फिर यदि आपका आंसर आएगा ना वो, अगर वो आंसर 0 या 7 का गुणज आता है तो उसमें 7 का भाग जाएगा। कैसे देखो, जैसे
यदि आपके पास संख्या है ऐसी कोई, जैसे 343 343, इसमें आपको चेक करना है कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले इसका एक अंक उठाओ, ये रहा 3, इसे आप 2 से गुणा कराओ, करा दिया। फिर घटाना है किस में से, शेष बचे अंकों में से, शेष बचा है 34 में से इसे आपको घटाना है। तो आप कहोगे 34 माइनस 6 यानी कि कितने आ गए 28। क्या 28 में 7 का भाग जाता है या 28 7 का गुणज है, तो हाँ है। तो इस वजह से 343 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगली हमारी विभाज्यता है 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्य संख्याओं का पता लगाना है तो हमें देखना पड़ेगा उसके 3 अंक, इकाई का अंक, दाई का अंक और सैकड़ा का अंक। यदि इन तीनों अंकों में 8 का भाग जाता है, मतलब तीनों अंकों को लेकर एक संख्या बढ़ेगी, उस संख्या में 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिखा है 900, जैसे मैंने लिखा है 9016। तो आप देखोगे कि इकाई दाई सैकड़ा का अंक क्या है 016, यानी कि 016 यानी कि 16। क्या 16 में 8 का भाग जाता है, तो हाँ जाता है। तो इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अगली विभाज्यता है हमारी 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। कहने का मतलब शुरू के अगर 3 अंकों में इन 3 अंकों को उठाना है और उनमें 8 का भाग देना है। अगर 8 का भाग उन 3 अंकों में जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अगला है 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य की जांच करनी है तो वही नियम है जो 3 से, अंकों को जोड़ो, अगर अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे मैंने कहा 54, आपको पता है 54 में 9 का भाग जाता ही, तो जोड़ो अंकों को। आप कहोगे 5 + 4 कितने आंसर आए 9। तो क्या 9 में 9 का भाग जाता है, तो हाँ जाता है। तो 56 में भी 9 का भाग जाएगा। इस वजह से कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको उसमें अंकों का योग करना है और फिर देखना है क्या अंकों का योग में 9 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अब 10 से विभाजित अगर कोई कंसेप्ट है नहीं, जिसका एक अंक 0 होगा तो उसमें 10 का भाग जाएगा। अगला हमारा आता है 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो अगर आपको 11 से विभाज्यता की जांच करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकांतर अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई संख्या है ABCD, अब इसमें आपको चेक करना है 11 का भाग जाएगा या ना नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको इसके एकांतर अंकों को जोड़ना है। ये एकांतर एक जोड़ के एक, तो आप कहोगे A + C और दूसरा है B + D, जोड़ दिए। अब क्या करना है, इनका अंतर लेना है। A + C में से घटाना है B + D को। अगर ये जो अंतर है ये या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 11 का गुणज, तो उसमें 11 का भाग जाएगा। और अगर ऐसा नहीं आएगा तो उसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अगला देखो, तो ये हमारे थे विभाज्यता के नियम, इन पर आधारित है प्रश्न। देखो क्या है प्रश्न, 32*2 3 से विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान होगा। छोटा से छोटा मान देखना है आपको किसका, स्टार से। अब 3 से विभाज्य कह रहा है तो 3 से विभाज्य कैसी संख्या होती है कि ऐसी संख्या है जिनके अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो करो अंकों का योग, आप कहोगे 3 + 2 + स्टार + 2। तो ये तो जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 7 + स्टार। अब स्टार की जगह आप मान रखे, देखो स्टार की जगह आपने मान रखा 0, 7 + 0 यानी कि 7। क्या 7 में 3 का भाग जाता है, नहीं। फिर आप रख के देखो 1, तो 7 + 1 कितने हुए 8। तो क्या 8 में 3 का भाग जाता है, नहीं। तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। मतलब इस स्थान पर रखोगे जो संख्या बढ़ेगी तो उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, जबकि दिया क्या है 3 से विभाज्य है। फिर आप रख के देखो 2, तो 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए। क्या 9 में 3 का भाग जाता है, जाता है बराबर। तो इस संख्या में भी जब स्टार का मान आप 2 रखोगे तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि स्टार का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 7 + 2 9। तो 9 3 से विभाज्य है, तो इस वजह से ये संख्या भी क्या हो जाएगी, जब स्टार का मान रखोगे आप 2 तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या हमारी 43x 721, 11 से विभाज्य है तो x का मान होगा। ये कह रहा है ये संख्या किससे विभाज्य है 11 से, और इसमें आपको ज्ञात करना है क्या x का मान। मैंने कहा जो संख्या 11 से विभाज्य होगी तो उनके एकांतर अंकों का योग, तो आप कहोगे 4 + x + 2, एकांतर अंकों का योग ये कर लिया। फिर उसमें से इन एकांतर को घटाना है, 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो ये तो हो गए x + 6, उसमें से घटाना 11।
तो हमें आंसर से या तो 0 या से 11 का गुणज। तो आप रख के देखो मान। सबसे पहले आपने रखा 4, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 में से गए 11, पीछे क्या बचा -1। तो -1 11 का गुणज नहीं है, 0 भी नहीं है, छोड़ो उसे। फिर रख के देखो 5, तो आपने रखा 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 में से 11 गया, आंसर क्या आया 0। तो 0 आया तो क्योंकि यही तो है कि इसमें अगर 11 का भाग जाएगा, कब कब जाएगा, जब इसके एकांतर अंकों का योग या तो 11 का गुणज होगा या फिर क्या होगा 0 होगा। तो कर दो इसमें, आपने रखा x बराबर 5, तो ये हो गया 11 - 11 यानी कि 0। तो x का मान क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लिखा है 1y 4x 12 से विभाज्य है तो x और y के न्यूनतम मान होंगे। अगर आपने पढ़ा है अभी तक, आपने 11 तक के नियम पढ़े तो आगे भी तो होते हैं। तो अब 12 से, तो 12 की जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को आप क्या क्या लिख सकते हो 3 × 4 लिख सकते हो। तो आपको 6 करना है इसमें, 3 से विभाज्यता की जांच और 4 से। अगर इसमें 3 का भाग जाएगा 4 का भी जाएगा तो उसमें 12 का भाग भी जाएगा। तो करो आप देखोगे इसमें हमें मान निकालना है x और y का। तो 3 से भाग जाएगा, कब जाएगा जब इसके अंकों का योग क्या होगा, अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो रखो इसमें अंकों का योग का मान। अगर आपने ये ऑप्शन पुट किया, इसमें x का मान रखा 2 और y का मान भी रखा 2 a के लिए, तो संख्या बन के तैयार हुई 1 2 4 2। जोड़ो इसके अंकों को, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो ये तो सिद्ध हो गया भाई, इसमें 3 का भाग तो जाएगा। फिर 6 करो आप 4 का भाग, आप देखोगे कि ये जो इकाई और दाई अंक है तो इनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं ना, नहीं जाता है, 10 बार जाएगा, 2 शेष रहेगा। तो इस वजह से ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये 12 से विभाज्य नहीं होगी। तो x और y के मान ये तो नहीं हो सकते। अगला रख के देखो आप 0 और 1, तो जब आप 0 और 1 रखोगे तो संख्या बन के तैयार होगी 1140। अब इसमें अंकों को जोड़ो, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6। क्या 6 में 3 का भाग जाता है, बराबर जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। और अगला देखो 4, 4 के लिए हम जांच करते हैं, इकाई और दाई अंक देखते हैं। तो इकाई और दाई अंक कितने हैं 40, क्या 40 में 4 का भाग जाता है, बराबर जाता है, तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो जिनमें 4 का 3 का जाएगा तो उसमें क्या जाएगा 12 का भी जाएगा। तो x और y के जो न्यूनतम मान होंगे वो क्या होंगे 0,1 होंगे। अगला देखो, तो ये था हमारा विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे और आपको विभाज्यता के नियम लगाते हुए उन्हें सरल करना होगा। सबसे पहला नियम यही था कि ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो उनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। फिर हमने पढ़ा था 4 से विभाज्य, तो 4 से विभाज्य ऐसी संख्या होती है जिनके इकाई और दाई अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। फिर 5 से, तो 5 के लिए हमने देखा उसके इकाई और दाई अंक, अगर इकाई अंक देखा, अगर इकाई अंक 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। फिर हमने 6 का देखा, अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का जाता है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। फिर हमने देखा 7 का, तो 7 के लिए हमने कहा उसका एक अंक उठाओ, उसे 2 से गुणा करो और से जितने अंक बचे उसमें से घटा दो। अगर आपका आंसर 0 या 7 का गुण रहता है तो उसमें 7 का भाग जाएगा। फिर हमने देखा 8 का, तो 8 के लिए हमने कहा तो शुरू के 3 अंक हैं उन्हें उठाओ और देखो उनमें क्या 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा जाएगा। और 9 के लिए अंकों को जोड़ो और अगर उनमें 9 का भाग जाएगा अंकों के योग में तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। और 10 के लिए इकाई अंक 0 और 11 के लिए एकांतर अंकों का अंतर लेना है, एकांतर अंकों को जोड़ना है, फिर उनका अंतर लेना है। अगर वो अंतर 0 या 11 का गुण आता है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। इतना हमने अब तक पढ़ा है। आगे देखो, आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर कर ली, विभाज्यता और सरलीकरण। अगला आता है हमारा, आपके एग्जाम में सवाल आता है कि आपको पूछा जाता है कि इसमें इसकी संख्या का भाग दे रहे हैं तो भाज्य कौन होगा, भाजक कौन होगा बताओ, भागफल और शेषफल। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। शेषफल रिमाइंडर, तो भाज्य कौन होगा कि जिसमें हमें भाग देना है, जिसमें भाग देते हैं तो वो तो क्या होता है भाज्य। भाजक कौन होता है जिसका भाग देते हैं हम, जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है भाजक होता है। भागफल, जितनी बार भाग पूरा पूरा गया है, जितनी बार भाग पूरा गया तो वो क्या होगा आपका भागफल होगा। और शेष,
अंक बचता है तो वो क्या होगा आपका शेषफल होगा। जैसे कोई संख्या है आपके पास में, जैसे आपने लिखा 42 और इसमें आप भाग दे रहे हो 4 का, 10 बार जाएगा और 40 घटाओगे तो शेष कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये तो आपका क्या है, भाजक है, ये तो आपका क्या है, भाजक, और ये है आपका भाज्य, और ये है भागफल, और ये है शेषफल। इस प्रकार से हम भाग देते थे तो उसमें ये होते थे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, और इन्हीं पर आधारित आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। सीधा सा सवाल, ये देखो 0 में 60 का भाग देने पर, 0 में देना है किसका भाग, 60 का भाग। आप देखोगे क्या 0 में 60 का भाग जाएगा, किसी भी 0 में अगर किसी संख्या का भाग दोगे ना तो 0 0 बार जाता है। तो अब कितनी बार गया, 0 बार, तो 0 को 60 से गुणा यानी कि 0, तो 0 में से 0 0, तो इसका जो होगा क्या, भाजक तो होगा 60 और भाज्य होगा 0, और जो भागफल होगा वो कितना होगा 0, और शेषफल भी कितना होगा 0 होगा। अब आपको क्रम से पूछा गया है, किसको पूछा सबसे पहले, भाज्य, तो भाज्य तो है 0, फिर पूछा है भाजक, तो भाजक है 60, फिर पूछा है भागफल, तो भागफल है 0, और फिर पूछा है शेषफल, शेषफल है 0। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 0 60 0 0, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाँ ऐसे कथन वाले सवाल भी आते हैं, और ऐसे सवालों को करने के लिए आपको आना चाहिए यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय, ये जो भाज्य, भाजक, भागफल है इसी पर आधारित होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य वो होता है भाजक गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमने अभी एक संख्या में भाग दिया, किसमें, 42 में, किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो भाजक कौन था 4, कितनी बार गया भाग, 10 बार, और शेषफल कितना बचा 2। तो इसको करो आप, लगाओ इसमें भी बोर्ड मास नियम, सबसे पहले होगा गुणन, तो आपने कहा 40 प्लस 2 यानी कि 42। क्या भाज्य इसके बराबर आ रहा है, तो ये है हमारा यूक्लिड प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस पर कैसा प्रश्न आया, देखो आप ऐसा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ये कह रहा है जो भाजक है, जो भाजक है वो 5 गुना है किसका, भागफल का, तो भाजक बराबर 5 गुना भाजक भागफल, और शेषफल का 35 गुना है, कौन, ये सेम भाजक, तो जो भाजक है वो 35 गुना है किसका, शेषफल का। तो भाजक बराबर 5 गुना भागफल और भाजक बराबर 35 गुना शेषफल। यदि भागफल कितना दिया है, 70 दिया है, तो उसका भाज्य होगा, आपको दिया है भागफल और वो कितना दिया है 70, तो अब आपको उसका क्या बताना है, भाज्य बताना है। और भाज्य क्या होता है पता है आपको, कि भाज्य बराबर भाजक इंटू, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसके लिए आपको ये सारे ज्ञात होने चाहिए, भाजक भी पता होना चाहिए, भागफल तो दिया है, अब आपको ज्ञात करना है इसमें से भाजक और शेषफल को। तो ये रहा भाजक, तो आपने कहा भाजक बराबर 5 गुना किसका है, भागफल का, और भागफल का मान कितना दिया है 70, तो ये रखा आपने 70, तो ये आ गया 350। तो भाजक तो हमारा क्या हो गया 350 हो गया। फिर हमें ज्ञात करना है शेषफल, तो शेषफल में कौन किसकी जरूरत है, भाजक की, और भाजक हमने कर लिया ज्ञात, तो 350 बराबर 35 गुना शेषफल, 350 बराबर 35 गुना शेषफल। अब 35 इधर है गुणा में, तो इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में, तो शेषफल बराबर 350 बटा 35, कितनी बार गया 10 बार, 350 में 35 का भाग 10 बार, तो शेषफल कितना आ गया 10 आ गया। तो अब इसमें रखो आपका मान, तो भाजक है, भाजक हमारा कितना निकल गया 350, भागफल प्रश्न में दिया है 70 प्लस शेषफल निकल गया 10। अब करवा दो आप इसका गुणा, 00 35 3 24,500 प्लस 10 यानी कि 24,510, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी। इस प्रकार से आपके एग्जाम में कथन वाले सवाल आएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, जो कहा है वो लिख दो, कि भाजक है 5 गुना भागफल का लिख दिया, भाजक है 3 गुना शेषफल का लिख दिया, एक दे दिया, कौन दे दिया भागफल, और वो कितना है 70। तो आपने यहाँ पे भागफल का मान रखा तो कौन मिल गया भाजक, और फिर भाजक का मान यहाँ रखा तो कौन मिल गया शेषफल। तो हमें पूछा क्या है भाज्य, तो भाज्य के लिए आपको यूक्लिड प्रमेय आएगा तभी ये हल होगा। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगला देखो,
इस प्रकार से आप इन्हें हल कर सकते हो। अगला है शेषफल की जांच। आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं जिनमें आपको बताना होता है कि इस संख्या में इसका भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। इसके लिए आपको अलग अलग पैटर्न याद करने हैं। पहला पैटर्न समझो, जैसे अगर आपको कोई संख्या दे ऐसे 22 और उसकी घात देवे 18 और भाग देना है आपको इसमें 23 का, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, आपको याद रखना है, ट्रिक से ऐसा समझो आप। तो 22 की घात 18 और इसमें भाग देना है आपको किसका, 23 का। तो 22 को आप 23 के पदों में कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे मैं इसे 23 माइनस 1 लिख सकता हूँ और उसकी घात हो जाएगी 18 बट्टा 23। अब 23 में तो 23 का भाग गया, छोड़ो उसे, शेष क्या बचा 1 माइनस 1। इसमें तो इसका भाग ऐसे समझो पूरा पूरा चला गया, जाता नहीं, समझो ऐसे 23 में 23 का भाग तो पूरा पूरा गया, तो पीछे कौन बचा -1 और इसकी घात कितनी है 18 बट्टा 23। तो माइनस किसी भी माइनस की संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या होती है तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव। तो इसकी घात -1 की घात 18 यानी कि 1 बट्टा 23। तो ये होता है आपका शेषफल। जो ऊपर रिमाइंडर है वो क्या कौन है, 1 है। अगर इसी पे पैटर्न ऐसा आता है आपका कि -22 की घात आती है आपकी 17 बट्टा आता कौन 23, तब आप क्या क्या करते, इसे आप लिखते 23 माइनस 1 और इसकी घात करते 17, भाग देते किससे 23 से। मैंने कहा 23 का भाग इसमें तो पूरा पूरा गया, तो पीछे बसा -1 और इसकी घात 17 और इसमें भाग देना है 23 का। तो वहां तो क्या थी, सम संख्या थी, तो इस वजह से जो नेगेटिव का अंक था वो किस में बदल गया, पॉजिटिव में। अब जो नेगेटिव अंक है उसकी घात क्या है, विषम संख्या, तो ये पॉजिटिव में नहीं बदलेगा, नेगेटिव का क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो -1 बट्टा 23। अब आपको बताएं -1 तो किसी संख्या का शेषफल हो नहीं सकता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 23 में से इस माइनस के अंक को घटाना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, शेषफल होगा। ये है आपका शेषफल रिमाइंडर। तो ये पैटर्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि इसमें कुछ भी नहीं करना होता है कि जो संख्या दी होती है उस संख्या को इस संख्या के पदों में तोड़ना, फिर उसकी घात को रहना। अगर उसकी घात सम है और यहाँ कोई नेगेटिव चिन्ह है तो वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में। अगर किसी संख्या की घात यहाँ आप माइनस कर रहे हो और घात क्या है, विषम है, तो माइनस का माइनस रहेगा और माइनस कभी भी शेषफल नहीं आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो नीचे हर है उसमें से उसे घटाना होगा। तो घटाया तो आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। अगला पैटर्न समझो आप इसी में, ये तो ये वाली बात है। अब अगर ऐसा हो तो कि 24 की घात है 17, भाग दे रहे हैं आप किसका, 23 का, तो इसे क्या आप लिख सकते हो ऐसे 23 प्लस 1 और इसकी घात क्या है 17, भाग दे रहे हो आप किसका, 23 का। तो आप कहोगे इसमें 23 का भाग पूरा पूरा चला गया, पीछे बचा 1 और 1 की घात विषम संख्या, तो प्लस 1 या चाहे विषम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 भाग क्या है 23। तो इस प्रकार से आपको इतना ये याद होना चाहिए कि अगर संख्या दी हुई है और उसमें आप -1 कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तब आपको घात देखनी है, और जब आप प्लस कर रहे हो तब आपको घात देखने की जरूरत नहीं है। प्लस चाहे इसकी घात सम हो चाहे विषम हो, ये हमेशा 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगला पैटर्न समझो। अगला पैटर्न ये है कि जैसे कोई संख्या दे रखी है, 7 की घात दे रखी है 4, इसमें भाग देना है 5 को, तो अब 7 को ऐसे तोड़ना है जो 5 के निकटवर्ती हो, मतलब 5 के गुणज के आसपास हो। तो आप कहोगे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 7 की घात 2 और इसकी घात 2, क्योंकि मैंने पढ़ा है घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, तो 2 गुणा 2 4, ये तो सही है, बट्टा 5। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 49 की घात 2 बट्टा 5, 49 की घात 2 बट्टा 5। तो अब मैं 49 को मुझे ऐसा तोड़ना है जो 5 के निकटवर्ती हो, मैं चाहता तो 5 को भी तोड़ सकता, लेकिन 7 टूट 1 होना चाहिए, +1 या -1, तो ये तो 5 + 2 या फिर 10 - 3, तब तो ये बात जमती नहीं। इसके लिए मैंने इसके वर्ग को देखा, तो जब इसकी घात को तोड़ा, इसका वर्ग बनाया 49, तो मैंने देखा 49 तो 50 के निकट है, मतलब इसको मैं 50 - 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा 50 - 1 और इसमें भाग देना है 5 का, इसका वर्ग है। तो 50 में तो 5 का भाग पूरा पूरा चला गया, पीछे गया बचा -1, इसकी घात 2 भाग देना है 5 का। अब किसी संख्या नेगेटिव संख्या की घात सम संख्या होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो 1/5। तो ये आपका क्या है, शेषफल है। तो ऐसे किसी भी संख्या का आपको ऐसे दिया जाए, घाती रूप दिया जाए, तो उस घाती रूप को आपको ऐसे तोड़ना है कि जो नीचे दी गई संख्या के क्या हो, गुणज के आसपास हो, गुणज से या तो एक अधिक हो या गुणज से एक क्या हो, कम हो, ऐसे आपको तोड़ना है।
अगला पैटर्न समझो। अगर किसी संख्या की घात, सॉरी अगर 4 की घात कुछ भी है और उसमें आपको भाग देना है 6 का, तो उसका आंसर सदैव क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे देखो, जैसे 4 की घात 2 है और उसमें भाग दे रहे हो आप 6 का, 4 की घात 2 मतलब 16, 16 में भाग दे रहे हो आप 6 का, तो 16 पर 6 का भाग 2 बार जाएगा और शेषफल कितना रहेगा? 12। भाई शेषफल 16 का भाग 2 बार गए 12, तो 16 में से गए 12, पीछे शेष कितना बचा? 4। अगर आप देख रहे हो 4 की घात 3 है और उसमें भाग देना है 6 का, तो 4 की घात 3 मतलब 66 और उसमें भाग दे रहे हो आप 6 का, तो 10 बार गया 60 और पीछे शेष क्या बचा? 4। तो इस प्रकार 4 की घात कुछ भी होगी और उसमें आप 6 का भाग दोगे तो जो आपको शेषफल आएगा वो क्या आएगा? 4 ही आएगा। अगला पैटर्न है इसका एक, वो है अगर कोई संख्या है a बट्टा p और इस a की घात है p माइनस a, तो उसका शेषफल 1 होगा। कब? जब p क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, और a और p दोनों क्या होंगी? सहअभाज्य होंगी। कहने का मतलब इन दोनों का आपस में भी भाग नहीं जाएगा। तो उस स्थिति में जो हमारा शेषफल है वो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे देखो कोई प्रश्न है आपके पास में, जैसे 3 की घात 6 है और उसमें भाग दे रहे हो आप 7 का, तो सबसे पहले तो चेक करो क्या जो हर है वो क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 7 है क्या है? अभाज्य संख्या है। तो उसे आप कैसे लिख सकते हो? उसे आप ऐसे लिख सकते हो 7 माइनस a 3 की घात बट्टा 7। तो आप देखोगे ये ऐसा रूप है, a की घात p और इसकी घात p माइनस 1, जो हर है उससे एक कम इसकी घात भी है, और ये दोनों 3 और 7 क्या है? सहअभाज्य संख्या भी है। इन दोनों का आपस में भाग नहीं जाता है और ना ही किसी और संख्या का भाग इन दोनों में जाता है। तो इस वजह से जो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये एक नियम है, a बटा p और a की घात p माइनस 1 होती है, और जहाँ अगर p अभाज्य संख्या हो और a और p दोनों सहअभाज्य संख्या हो तो उसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? सदैव 1 आएगा। तो इस प्रकार से शेषफल पर आप ऐसे प्रश्न हल, शेषफल के ये 3-4 नियम याद रख के आप प्रश्न हल कर सकते हो। जैसे आपका एक प्रश्न है पहला, 2 की घात 33, इसमें भाग देना है आप 9 को और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो अब 2 को आपको ऐसा घात दिए मतलब तोड़ना है, किसके इर्द गिर्द? 9 के इर्द गिर्द। तो आप कहोगे क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और उसकी घात 11। मैंने 2 की घात 3 ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता था 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। फिर मैंने इसको 2 अलग भागों में कर दिया। अलग भाग कैसे हुए? कि घात पे घात बढ़ाई, तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा इनका जो गुणन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 33 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि घात पे घात होती है तो घात का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। बट्टा क्या है? 9। 2 की घात 3 मतलब 8 और इसकी घात क्या हो गई? 11 बट्टा 9। अब आप मुझे बताओ मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 8 की घात 11 बटा 9, 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ इसे 9 माइनस 1 की घात 11 बटा 9 लिख सकता हूँ। 9 में तो 9 का भाग पूरा पूरा, पीछे बचा माइनस 1 की घात 11, इसमें भाग देना है किसका? 9 का। तो किसी नेगेटिव संख्या की घात अगर विषम संख्या होती है तो वो क्या होगी? नेगेटिव ही रहेगी। भाग कर सकते हो प्रूव, जैसे मैंने कहा -2 की घात है 3 विषम संख्या, और एक मैंने कहा -2 की घात है 4, तो आप क्या करोगे? -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, और यहाँ आप क्या लिखोगे? -2 गुणा -2 गुणा -2। आप देखोगे -2 गुणा -2 यानी कि प्लस के 4, माइनस गुणा माइनस प्लस, फिर प्लस गुणा -2 यानी कि माइनस, और माइनस गुणा माइनस यानी कि प्लस, और यहाँ आप देखोगे तो प्लस गुणा सॉरी माइनस गुणा माइनस प्लस और प्लस गुणा माइनस माइनस, तो यहाँ आता है माइनस का 8 और यह आ जाएगा प्लस का 16। तो अगर इसकी घात सम संख्या हुई, भाई नेगेटिव संख्या का सम संख्या हुई तो आंसर किस में आया? पॉजिटिव में, और नेगेटिव संख्या की घात विषम संख्या हुई तो आंसर किस में आया? नेगेटिव में। तो यहाँ 1 की घात क्या है? विषम है, -1 की घात विषम है, तो आंसर भी किस में आएगा? -1, मतलब नेगेटिव में ही आएगा। अब -1 तो किसी संख्या का शेषफल नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा हर है उसमें से इसे घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 8 बटा 9, और जो ऊपर है वो आपका क्या है? शेषफल है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है कि 4 की घात 20 है और उसमें भाग देना है 6 का, तो मैंने अभी आपको लिखाया शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की घात कुछ भी है उसमें भाग दे रहे हो 6 का, तो शेषफल सदैव कितना आता है? 4 आता है। अगला प्रश्न देखो, 34 की घात है 31 और उसमें भाग देना आपको किससे? 35 से। 34 की घात है 31, भाग देना है 35 से, तो शेषफल क्या होगा? तो 34 35 के आसपास ही है, तो
तो क्या मैं इसे 35 माइनस 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बराबर बट्टा 35। तो 35 में से भाई इसमें तो ये भाग चला जाएगा पूरा पूरा, पीछे क्या रहेगा? -1। तो -1 की घात 31 बट्टा 35, माइनस की घात विषम संख्या, इस वजह से -1 का -1 बट्टा 35। माइनस की संख्या का शेषफल नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हर में से इसे घटाएंगे। तो 35 हर है, 35 में से -1 को घटाया बट्टा 35 बराबर आंसर आ गया 34 बट्टा 35। तो आपका जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 34 आपका शेषफल होगा। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये इस प्रकार से हम कोई भी संख्या का शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल आता है यहाँ से आपके एग्जाम में कि संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। वो आपको कैसे करना है? आपको ऐसी संख्या दी गई होगी और उस संख्या की कुछ घात दी गई होगी, घात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपको घात दे रखी है उन्हें, उस घात को 4 से भाग देना है। फिर जो शेषफल है उसे नोट करना है, क्या आता है शेषफल। अब जो शेषफल आया उसे संख्या का इकाई अंक निकालो और उस इकाई अंक की घात बना दो किसे? उस शेषफल को। फिर इसे आगे आप सॉल्व कर दो और इसका जो आंसर आएगा और उसका जो इकाई अंक होगा वही आपका क्या होगा? इकाई अंक 1 2 3 कुछ भी होगा तो वो इस संख्या का क्या होगा? इकाई अंक होगा। जैसे मैं आपको कुछ संख्या देता हूँ 443 और इसकी घात कितनी है? मैंने लिख दिया 18। 443 की घात कितनी है? 18। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा? घात को दो 4 से भाग। तो 18 में मैंने दिया 4 का भाग, तो शेषफल कितना बचा? 4 बार गए 16, 18 में से 16 गया, शेष रहा 2 शेषफल। फिर मैंने कहा जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या का इकाई अंक देखो, तो इस संख्या का इकाई अंक है 3। तो 3 की घात किसे बनानी है? शेषफल को। तो शेषफल कितना है? 2। तो 3 की घात, हम इस संख्या के इकाई अंक क्या है? 3, तो ये लिखा 3। फिर इसकी घात किसे बनानी है? तो इस घात को आपने जब 4 से तोड़ा तो जो शेषफल बचा वो इसे घात बनानी है। 3 की घात 2 मतलब 9। तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा ना वो कितना होगा? 9 होगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो आप आसानी से सबसे पहले घात में 4 का भाग दोगे, फिर जो उस संख्या का इकाई अंक है उसे उस जो शेषफल निकला 4 के भाग देने के बाद उसे आप लगा दोगे, तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? उस संख्या का इकाई अंक होगा भाई, आपने जो इकाई अंक की घात बनाई उसका जो आंसर है वही आपका उस पूरी संख्या का आंसर हो जाएगा। और कल की क्लास में एक अभाज्य संख्या हमने एमसीक्यूज किए गए थे जो संख्या पद्धति पे, उन पे हमारा एक ऑप्शन गलत था भाई 299, डी ऑप्शन। उसमें क्या है कि 13 का भाग जाता है 2 बार 26 और 23 बार 13 का भाग इसमें जा रहा है, इस वजह से ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, आप ध्यान से इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, क्योंकि अभाज्य संख्या होगी नहीं होगी उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं? उसके जस्ट आगे वाली कोई वर्ग संख्या सोचते हैं, फिर वो वर्ग संख्या किसकी है वो संख्या करते हैं ज्ञात, फिर उस संख्या से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे उस संख्या में क्या देते हैं? भाग देते हैं। अगर भाग चला गया तब तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर भाग नहीं गया तब वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो धन्यवाद आप सभी का।